स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे सदिश, इनकी प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था सदिश और अदिश राशि में डिफरेंस क्या होता है, सदिशों का एडिशन कैसे होता है, ट्राइंगुलर बहुपदी कैसे ऐड करते हैं, और ए और बी को इनका रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट के बीच में हमने ये भी बात किया था कि इनका कैसे इन दोनों को क्या करते हैं, योग करते हैं। जैसे कोई वेक्टर आर इक्वल टू क्या निकाला था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये थीटा पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो आज ये भी देखेंगे अगर थीटा लेस देन किस थीटा के लिए नेगेटिव होगा और किस थीटा के लिए पॉजिटिव होगा कोस थीटा। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। अब इस चीज को हम नेक्स्ट बढ़ाते हुए करते हैं। अगर दो सदिश की जगह हमने दिया हुआ पॉलीगॉन दिया हुआ, एक बहुपद बहुरेखीय सदिश दिया हुआ, सपोज कीजिए सदिशों के योग का बहुभुज नियम, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन। बहुभुज मतलब हो गया जिसमें दो या सॉरी दो से अधिक भुजाएं हो, दो भुजाएं नहीं, दो से अधिक भुजाएं हो। जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास एक ए वेक्टर, ये दिया हुआ है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसकी क्या, ये टेल, ये हेड, ये है। और ये क्या हो जाएगा, एक बी वेक्टर दिया हुआ है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक सी वेक्टर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें पता है सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा या नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था। अगर एक ऐसा वेक्टर और दिया हो, यहां से स्टार्ट होकर जा रहा हो, डी वेक्टर, क्या दिया हो, डी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एक ई वेक्टर लिख देते हैं। ये ए बी और ये सी, सी क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ई क्या हो जाएगा, सी और डी का। देखो सी यहां से स्टार्ट हो गया, फिर इसके हेड से वापस एक टेल से डी वेक्टर जा रहा है। तो ये सेम ऐसा ही बन रहा है जैसे नीचे वाला बन रहा है। तो ये सी प्लस डी, तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हुआ या नहीं हुआ। और सी वेक्टर की जगह क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो हम बात करते हैं। फिर यहां से एक जा रहा है ई वेक्टर, और एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो क्यू वेक्टर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ई वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलीगॉन है, बहुभुज। बहुभुज में सदिशों का योग कैसे होता है, तो ये क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट समझ में आया आपको, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, सदिशों के योग का बहुभुज नियम हो गया। चलो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। दो तीन प्रॉपर्टी लिखाता हूं सदिशों के लिए, ये हम के काम आएगा 11th-12th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे नीट और जे की प्रिपरेशन के लिए हो। फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। अगर दो असमान सदिश है, दो असमान, असमान नॉन इक्वल नहीं है, दो असमान सदिशों का योग कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता। याद रखना, अगर दो असमान सदिश है, दो असमान है, जैसे ए क्या है, 2i है। असमान कैसे समझ सकते हो, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल एक प्लेन में हो, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो उन दोनों का योग कभी जीरो नहीं हो सकता। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी इसकी, अगर एक प्लेन में क्या है, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तो उनका योग जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीन सदिश एक ही समतल में, एक समतल में तीन सदिशों का योग
जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, मतलब शून्य भी हो सकता है। इन सबको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, आप इनकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए और फिर इनको क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। अगर तीन असमतलीय, समतल में तीन सदिशों का योग जीरो नॉन जीरो, असमतलीय या तीन असमतलीय सदिशों का योग, जो एक समतल में तीन असमतलीय सदिशों का योग कभी जीरो नहीं हो सकता, योग शून्य नहीं हो सकता। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो तीनों का योग कभी जीरो नहीं होगा किसी भी तरीके से। अगर एक प्लेन में है, अगर एक ऐसे जा रहा है, एक छोटा वेक्टर इधर आ रहा है, एक बड़ा वेक्टर इधर आ रहा है, तो जीरो हो सकता है। इनको हम एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए आप तीनों प्रॉपर्टीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, द्विविमीय, इनका एग्जाम्पल सभी को देखेंगे। द्विविमीय, द्विविमीय सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन। 2D में जो वेक्टर होता है, द्विविमीय सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन। कैसे करते हैं वियोजन? वियोजन का मतलब क्या समझ में आया? अगर कोई द्विविमीय मतलब 2D वेक्टर का, 2D वेक्टर का ये कोई वेक्टर दिया हुआ, माना एक्स वाई क्या लेते हैं, प्लेन लेते हैं। एक्स वाई क्या लेते हैं, ये देखो, ये एक्स एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्स हो गया। ये क्या है, एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। और हमेशा हमें पता है कि थीटा क्या लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक होता है। घड़ी की दिशा ऐसे होती है और घड़ी की विपरीत दिशा ये वाला। ये थीटा एंगल पर क्या है, एक आर वेक्टर दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर, ये सदिश दिया हुआ है। ये क्या है, सदिश दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, सदिश। एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्स के साथ थीटा। और थीटा हमेशा लेते भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना, एक्स धनात्मक एक्स एक्स के साथ में घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, थीटा धनात्मक होता है। अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं ऐसे, तो ये माइनस होगा। ये हमेशा याद रखना है, ये माइनस होगा और ये धनात्मक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के लिए, आपको जनरल मैथमेटिक्स आना जरूरी है। ठीक है, ये आर है तो इसका एक्स के सापेक्ष क्या होगा और वाई के सापेक्ष घटक क्या होगा। ये थीटा बन रहा है, ये लो, तो जो थीटा के साथ बनता है उसको क्या होते हैं, आर कोस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। समझ में आया नहीं है? अगर आपको थीटा के साथ जो बन रहा है ना, वो वाला कंपोनेंट आर कोस थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा। ऐसे मत रखना कि एक्स के साथ कोस थीटा आता है, वाई के साथ साइन थीटा आता है। बच्चे मोस्टली ऐसे रखते हैं कि एक्स के साथ कोस थीटा आ रहा है, वाई के साथ साइन थीटा आ रहा है। तो फिर इस केस में क्या करोगे आप? अगर आपको ये वाला केस दे दे, ये एक्स एक्स है और ये क्या दिया हुआ है, वाई एक्स दिया हुआ है, ये एंगल दे दिया हमें ऊर्ध्वाधर के साथ में। ये तो क्या है, 37 के साथ में है, और ये क्या दे दिया, ऊर्ध्वाधर के साथ में, और ये आर वेक्टर है। अब कौन सा वाला हो जाएगा, ये आर कोस थीटा, क्योंकि थीटा वाई के साथ बन रहा है, वाई के साथ थीटा बन रहा है, तो ये आर कोस थीटा ये आएगा। और ये इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। देखो अब सेम आ रहा है, एक्स के साथ यहाँ साइन थीटा भी आ रहा है, यहाँ कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा आ रहा है। इसलिए हमें रटना नहीं है कि एक्स के साथ हमेशा कोस थीटा आता है, ये साइन थीटा आता है। जहां थीटा के साथ आ रहा है वो कोस थीटा आएगा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन थीटा। देखो यहाँ थीटा के साथ क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। ये जनरल चीजें याद रखनी जरूरी है। अब देखो हम क्या कहते हैं, एक्स के साथ हम क्या लेते हैं, आई केप लेते हैं, ये क्या लेते हैं, जे केप लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट को आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं, इसको आर कोस थीटा ऊपर वाले के लिए, आई केप प्लस आर साइन थीटा जे केप, यही हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर, आर कोस थीटा किसका कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट, तो ये आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ही, अगर ये आर साइन थीटा ये वाला है तो ये भी आर साइन थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आर साइन थीटा ही होगा।
ये आर कोस थीटा तो ये भी आर कोस थीटा होगा। अब देखिए यहां से, ये आर साइन थीटा है और ये आर क्या है, कोस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यही होता है लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या है, ये वाला है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा और आधार क्या होता है, ये थीटा के साथ आर कोस थीटा, यही वाला होता है। और ये टेन थीटा हो गया, देखो यहां से कैंसिल हो गया, टेन थीटा ही आ रहा है, देखो यहां से वापस ये टेन थीटा हो गया हमारे पास। आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। टेन थीटा हमने प्रूव कर दिया कि भाई टेन थीटा ही होता है। ये लंब बटा आधार। अब देखते हैं, अब थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये y कंपोनेंट है और ये क्या वाला है, x कंपोनेंट है, तो ये आर वाई अपॉन आर एक्स। हमें कंपोनेंट दिए हुए होंगे आर वाई का और आर एक्स का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का इनवर्स। थीटा इधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। टेन थीटा बराबर आर वाई, ये y कंपोनेंट लंब वाला और ये x कंपोनेंट, ये याद रखना है कभी भी दिया हो। अगर ये आर वेक्टर आर आर एक्स आई के आर वाई जे के में दिया हो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। लास्ट कल लेक्चर में मैंने बताया था कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब इनका कंपोनेंट दे दिया है, तो इनको क्या ले सकते हैं हम, अलग अलग वेक्टर ले सकते हैं। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, परिमाण क्या होगा इनका, आर रिजल्टेंट अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस टू आर एक्स आर वाई कोस थीटा, यही होगा रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर मान लेते हैं इनको अलग अलग, एक्स और वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा से। अब हमें पता है आर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी और आर वाई की वैल्यू भी हो जाएगी। कोस कितना है, आर एक्स और आर वाई के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 डिग्री है, तो ये वाला जीरो है बस। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, ये एंगल हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट डाउन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सदिशों के गुणनफल के बारे में, दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल। गुणनफल, दो सदिश दिए हुए हैं हमें, क्या दिए हुए, एक सदिश ले लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका गुणनफल दो तरीके से होगा, दो तरीके से, एक तो सदिश गुणनफल होगा और एक अदिश गुणनफल, स्केलर और वेक्टर। देखो इनको दो डिवाइड में बैठ, अदिश गुणनफल पहला लिखते हैं, अदिश गुणनफल। हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में क्या होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
जैसे ए और बी का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, अदिश गुणनफल। ठीक है। अब ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा परिमाप, बी का परिमाप, साथ में क्या आएगी कोस थीटा, कोज्या कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में अदिश में क्या होता है, अदिश गुणनफल में हमेशा क्या होता है कोस थीटा आता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है कोस थीटा। अगर आप यहां से कोस थीटा निकालना चाहिए, दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों के बीच में क्या निकालना हो, एंगल। थीटा क्या है, एंगल है, कोण है, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए का परिमाप और बी का परिमाप, ये लो। ये तो अदिश गुणनफल की बात हो गई। अब सदिश की बात करें, सदिश को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस से पता लग रहा है ए वाला, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। इसमें क्या होता है, ए का मापांक परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा, और साथ में एन केप, एन केप क्या होता है इसमें, सदिश से तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी आएगी। अदिश का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, देखो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, ए बी कोस थीटा आ रहा है, लेकिन सदिश से तो एन केप आएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का, ए का रिजल्टेंट बी का रिजल्टेंट, साथ में साइन थीटा और एन केप क्या है, इसकी डायरेक्शन भी आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर में क्या होता है हमेशा, परिमाण के साथ में क्या होती है, दिशा भी होती है, तो ये एन केप आएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, जैसे ए एस है, ये वाला ए है और ये बी है, तो क्रॉस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा इसका। ये क्या ले लेता हूं मैं, जेड एक्सिस लेता हूं, क्या लेता हूं, जेड एक्सिस लेता हूं, ये क्या लेता हूं, एक्स एक्सिस ले लेता हूं, और ये इसके परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस है। अगर इन दोनों का करूंगा तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वाई में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं इसमें आगे। तो इसमें साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी क्या लेना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये लो। एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, दो अदिश प्रोडक्ट में कोस थीटा आएगा और सदिश प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा। कोस थीटा मतलब ए डॉट बी रिजल्टेंट ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ बी, साइन थीटा ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, ए और बी का सेपरेट रिजल्टेंट। ये सदिश अदिश गुणनफल है, ये सदिश गुणनफल है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करने के बाद में आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी, समझने में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले, इससे पहले हम थोड़ी सा बात और कर लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल से। अगर अदिश गुणनफल कैसे होता है, जैसे वर्क दिया हो, कार्य दिया हुआ हो, कार्य क्या होता है, डब्लू एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डीएस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन हम क्या एग्जांपल से समझ रहे हैं, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन। और ये क्या होता है, बल होता है। इन दोनों को क्या लेते हैं, एफ वेक्टर एस वेक्टर, एफ क्या हो गया, बल हो गया, और ये क्या हो गया, विस्थापन। इसमें क्या लगता है हमेशा अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है, एफ एस कोस थीटा आ जाता है। डब्ल्यू बराबर हमेशा क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। इसी प्रकार हम सदिश की बात करें तो टो आगुण आर क्रॉस एफ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आर क्रॉस एफ, क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया, आघूर्ण की बात कर रहे हैं, टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। इसी प्रकार हम कार्य की बात करें, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। शक्ति की भी क्या होती है, एफ वी कोस थीटा होता है शक्ति, पी बराबर एफ वी
कोस थीटा। एफ क्या हो गया, फोर्स होगा, वी क्या हो गया, वेलोसिटी। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें तो क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। अगर हमें जैसे आई जे केप क्या क्या होता है, आई जे और के केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। आई केप क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश, किसके अलोंग है, एक्स यूनिट वेक्टर एक्स अक्ष के अनुदिश। जे केप क्या है, यूनिट वेक्टर है वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश। इसी प्रकार जेड सॉरी के केप क्या है, आई जे और के केप लेते हैं, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, किसके अलोंग है, जेड अक्ष के सापेक्ष है। हमें ये तो पता है आई किसके लगते हैं, एक्स के अक्ष के सापेक्ष, जे क्या है वाई के सापेक्ष, के केप क्या है, जेड अक्ष के सापेक्ष क्या है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है। ये एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आई केप ये आ गया, जे केप ये आ गया, और के केप क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये जेड के लिए के केप आ गया, ये एक्स के लिए एक्स एक्सिस आई केप, वाई एक्सिस जे केप, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के केप। ठीक है, अब ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तीनों एक एक दूसरे के लंबवत है। तो अब क्या होगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, आई का मॉडुलस आई और कोस थीटा, कोस थीटा, आई डॉट आई, ये भी आई है, एक आई फिर है, यूनिट वेक्टर है, दोनों क्या है, पैरेलल। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर दो सेम है तो 0 डिग्री आ गया, तो कोस 0, ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, 1 आ गया। इसी प्रकार जे डॉट जे के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार के डॉट के लिए क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आ रहा है, आई डॉट आई, इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट और कोस थीटा। आई डॉट आई एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही सेम ही चीज है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो 1 आ जाएगा। तो याद रखना आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली चीज है। अगर हम बात करें आई क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ये तो हमारे पास क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, आई सॉरी आई डॉट जे की करें, ये तो सेम हो गया, आई डॉट जे की बात करें या जे डॉट आई की। अब आई और जे क्या है, ये आई इधर है और जे इधर है, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो आई का मोड, जे का मोड, कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आई डॉट जे या जे डॉट आई क्या होता है, 0 होता है। जे डॉट के या के डॉट जे भी 0 होता है। इसी प्रकार आई डॉट के डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। इनको नोट डाउन कर लीजिए, आई डॉट आई जी 1 होगा, जे डॉट 1, जे डॉट जे के डॉट के क्या होगा 1 होगा, बाकी सभी के साथ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको लिख लीजिए आप। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, उतनी ही फिजिक्स में प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि इससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी, प्रॉब्लम सोल्व करने की क्षमता आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। और जीवन में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप रटोगे, कितने टाइम तक रटोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आएगी बच्चे पिछड़ जाते हैं। रीजन यही रहता है, बेसिक खुद ने मजबूत नहीं किया। इसलिए एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक के जितने भी 4-5 लेक्चर होते हैं, ये आपके सभी आने वाले 100 लेक्चर्स के बराबर होंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, कम टाइम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, इसलिए देखते रहिए इन सब चीजों को। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, देखते हैं इसके लिए आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा। देखो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, आई मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा जे, और ये के क्या हो जाएगा। अगर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमने आई जे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिखो हमें एक ही चीज याद रखना कि घड़ी की दिशा में चलना है, हमें घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ये आई हो गया, ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, और ये के हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना, हमें किधर चलना है, घड़ी की दिशा में।
घड़ी की दिशा में जो आएगा जो धनात्मक होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, या आपको मैं थोड़ा सा अलग मेथड से समझा दूंगा और भी बेस्ट रहेगा। आई जे और के घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस, और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि हमने एंगल को भी ऐसे ही लिया था, कोण को भी ऐसे ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही दिशा दे दी, घड़ी की दिशा में माइनस आई जे के, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे, आई के बाद में जे आया, हम क्या चल रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के, धनात्मक के आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं जे क्रॉस के क्रॉस आई। ठीक है, इसी प्रकार क्या लेते हैं, आई डॉट जे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के। ठीक है, ये लेते हैं हम, ये हमारे पास पेयर बन गए, हमारे पास 6। अब देखते हैं जे क्रॉस के, जे के बाद में के हैं, और ऐसे ही चल रहे हैं हम घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे आ रही है, हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने वाला आ जाएगा आई। घड़ी की विपरीत दिशा में तो धनात्मक होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक, कोण को भी हमने ऐसे ही लिया था, घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक होगा, और घड़ी की दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक। दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। चलो हम बात करते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये लो यहां से स्टार्ट हो गए, यहाँ आ गए, यहां से स्टार्ट होके यहाँ गए घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमारे पास क्या आ गया, जे आ गया। ठीक है, अब क्या है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, हम क्या चल रहे हैं, वापस घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, चल गए ना, जे के बाद में आई आ गए सीधा, ये घड़ी की दिशा आ गई, तो के तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि घड़ी की दिशा में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये भी घड़ी की दिशा में आ रहे हैं, आएगा आई, लेकिन माइनस का आएगा। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये लो ऐसे ही वापस फिर हम घड़ी की दिशा में आ रहे हैं, तो आएगा जे, लेकिन माइनस का आएगा। ये याद रखना हमेशा, घड़ी की विपरीत दिशा में लिखना है, कहीं आई जे और के ऐसे लिख दो नहीं, अगर घड़ी की दिशा में जैसे चल रहे हो ना वैसे लिखना है, आई घड़ी की विपरीत दिशा में, आई फिर जे फिर के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देख लेते हैं, इसकी कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। लिख लीजिए, क्वेश्चन है 5 न्यूटन का क्वेश्चन क्या है, 5 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 60 डिग्री के, ये लिखा हुआ कुछ ऐसा ही, 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के, 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, किसी कण पर कार्यरत है, तो इसका ऊर्ध्वाधर और 37 घटक निकालिए, और 37 घटक क्या होगा, ये लो, ये क्या दिया हुआ है,
क्षैतिज लाइन होगी, एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ये तो क्या होता है हमेशा क्षैतिज लाइन होती है, और ये क्या होती है ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। तो कहाँ लगा हुआ है एक बल, 5 न्यूटन का लगा हुआ है, लेकिन 60 डिग्री पर। देखो ऊर्ध्वाधर के साथ बना हुआ है 60 डिग्री, और ये कितना है 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट भी निकालना है और क्षैतिज भी निकालना है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है, और ये साइन 60 हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर तो कितना हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 5/2 न्यूटन हो जाएगा इसका। तो और क्षैतिज कौन सा हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री। तो 5 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 5√3/2। ये हो गया, को नोट डाउन कीजिए, यही हो रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, अगर दो सदिशों का योग, एक अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर दो सदिशों का योग उन दोनों सदिशों के डिफरेंस के बराबर है, दो सदिशों का योग उनके बीच डिफरेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस लिख लीजिए आप। दो सदिशों का या उनके बीच डिफरेंस के बराबर है, तो दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा, दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा, एंगल निकालना है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, दो सदिशों का योग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो सदिश है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, इसका डिफरेंस इन दोनों के योग के बराबर है। तो इनके बीच एंगल क्या होगा थीटा एंगल, जो क्या होगा ए एंड बी के बीच में। कैसे निकालोगे, अब देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट से। थीटा एंगल लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये लो, सीधा सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, किसके बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्यों, क्योंकि आप बी माइनस का, तो ये कोस थीटा माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब यहाँ 2ab कोस थीटा धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, इसको इधर ले आते हैं, 4ab कोस थीटा कितना के बराबर हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी भी क्या नहीं है 0 नहीं है, 4 भी 0 नहीं है। तो क्या 0 हो जाना चाहिए, कोस थीटा 0 होना चाहिए। कोस थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ए एंड बी के बीच एंगल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कल कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बाकी रह गई, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा अवकलन, समाकलन, ग्राफ्स वगैरह की 2-3 लेक्चर और बनेंगे। उसके बाद में हम फिर एनसीईआरटी 11th और 12th के दोनों के सेपरेट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है, गांव देहात में रहते हैं। थैंक यू।